थैंक यू वेरी मच इतना इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने का एक मौका दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। जो आपने क्वेश्चन किया कि रिस्क फैक्टर्स क्या है टेस्टिकुलर ट्यूमर्स के, रिस्क फैक्टर सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो जेनेटिक है। तो जेनेटिक का मतलब है कि पुश्तैनी, आपको अपने फादर से, उनको उनके फादर से, आपके चाचा से, एक जो जेनेटिक जो इनहेरिटेंस होती है वो सबसे कॉमनेस्ट कॉज है। तो जेनेटिक का मतलब पुश्तैनी तो एक हो गया, और दूसरा ये हो गया कि आपकी जनरेशन, आपकी जेनेटिक्स में कुछ म्यूटेशन हुए हैं और यू विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। आप स्टार्टिंग स्रोत बनेंगे और आगे आप जेनेटिक म्यूटेशन वाले जीन पास ऑन करेंगे। तो आपसे आप स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकते हो या आपको पुश्तैनी मिला है। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जेनेटिक है। दूसरा फैक्टर ये है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस। अगर बचपन में कुछ जो बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमेन में, पेट में रह जाती है और वो स्क्रोटम में नीचे तक नहीं आती, उसको अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। और अगर वो होता है तो उसके रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन का जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल है। तो अनडिसेंडेड टेस्टिस को शुरुआत में ही उसका सर्जरी करके स्क्रोटम तक लेके आया जाता है, मगर स्क्रोटम में लाने के बाद भी उसका रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर का ज़्यादा हो जाता है, रिस्क फैक्टर फॉर टेस्टिकुलर कैंसर ज़्यादा हो जाता है। और थर्ड कॉज ये रहता है कि अगर पहले भी किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को टेस्टिकुलर कैंसर हुआ है एक टेस्टिस में, तो दूसरी टेस्टिस में होने के का रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये रिस्क फैक्टर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो हमारी एकदम जो यंग पॉपुलेशन है बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 35, जो एकदम यंग पॉपुलेशन है, यंग बॉयज़, यंग अडल्ट हैं, उनमें बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो एज फैक्टर जो है वो एक रिस्क फैक्टर भी आप उसको मान लीजिए, और इस एज को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से हमको इनको काउंसलिंग करनी पड़ती है। एक्चुअली इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आपका क्वेश्चन है कि टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, तो हम लोग एम्फेसिस देते हैं और काफ़ी मीडिया में भी आता है कि ब्रेस्ट के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट का बहुत इसका प्रोपोगेशन है। काफ़ी उसमें मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है। उसी हिसाब से टेस्टिकुलर ट्यूमर भी इतना कॉमन नहीं है जितना ब्रेस्ट कैंसर है, मगर सेल्फ एग्जामिनेशन टेस्टिकुलर ट्यूमर में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और होना चाहिए। तो हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो प्यूबर्टी से लेके जो 15 ईयर्स से 35 ईयर्स तक जो पेशेंट जो यंग है, तो उनको सेल्फ एग्जामिनेशन आफ्टर टेकिंग बाथ, एक वार्म बाथ के बाद उनको सेल्फ एग्जामिनेशन दोनों टेस्टिस को पैल्पेट करके उसको हाथ लगा के देखना चाहिए। कोई हार्डनेस तो नहीं है, कोई ट्यूमर जैसा कुछ तो नहीं है, कोई पेन तो नहीं हो रही है। तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन और डूइंग इट रेगुलरली, एवरी वीक, एवरी डे इफ पॉसिबल, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एम्फेसिस, टेक होम मैसेज of my talk would also, one of them would include कि self examination is very important। जो बेस्ट पार्ट है टेस्टिकुलर ट्यूमर का है कि वो 95% to 100% क्यूरेबल है। तो अगर हम इसको डिटेक्ट करते हैं, अर्ली डिटेक्ट करते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन करके डिटेक्ट करते हैं, या आपका क्लिनिशियन डिटेक्ट करता है, तो आपको इसका ट्रीटमेंट जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि इसका 100% क्योर, जो दूसरे कैंसर होते हैं क्योर रेट इतने हाई नहीं होते, मगर आपका ऑलमोस्ट 100%, 95 to 100% क्योर रेट है। तो जैसे आपको पता चले, आपने सेल्फ एग्जामिनेशन किया और आपको फील हो रहा है कि टेस्टिकुलर जो आपके अंडकोश में एक गांठ है, तो आपको इमीडिएटली अपने क्लिनिशियन से मिलना चाहिए, आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। प्रेफरेबली आपको एक यूरोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, और उसके बाद में वो टेस्ट उसको दिखाना चाहिए, वो एग्जामिन करता है। अगर उसको भी लगा, जो फिजिशियन को लगता है कि एक टेस्टिकुलर ट्यूमर है, तो उसका फर्स्ट टेस्ट हमारा जो वो प्रिस्क्राइब करेगा वो अल्ट्रासाउंड करेगा। तो
पहले तो हमने वो मोडालिटीज़ मोस्टली जो इसकी जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो पहले ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में आपका ट्यूमर मार्कर होता है और ट्यूमर मार्कर ये होता है कि एक बीटा HCG है, अल्फा फीटोप्रोटीन है और LDH है, ये 3 ट्यूमर मार्कर हैं। तो ट्यूमर मार्कर ये बताते हैं कि इसमें टेस्टिस में कैंसर होने के प्रोबेबिलिटी है और अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो ये हमारा गाइडलाइन रहता है। और हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड टेस्टिस करते हैं, अगर उसमें भी आ रहा है तो एक CT स्कैन होता है। CT स्कैन पेट का भी होता है, छाती का भी होता है और फिर एक डायग्नोसिस बनता है। और जब डायग्नोसिस पूरा हो जाता है तो एक चीज़ मैं इधर बोलना चाहता हूँ कि जो दूसरे कैंसर्स में जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, GI कैंसर हो गया, हेड एंड नेक हो गया, उसमें बायोप्सीज लेते हैं और उसमें बायोप्सी से कंफर्म होता है। तो टेस्टिकुलर ट्यूमर में बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मीन्स उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर टेस्टिस में आप बायोप्सी लेंगे और नीडल डालेंगे तो वो स्प्रेड होता है। तो एक धारणा है लोगों में कि बायोप्सी लेने से कोई भी कैंसर स्प्रेड होता है, वो गलत है, मगर वो टेस्टिस के लिए करेक्ट है। आप उसको छेड़ नहीं सकते, उसका बायोप्सी नहीं ले सकते। अल्ट्रासाउंड से, CT स्कैन से आपको पर्याप्त रूप में पता चल जाएगा कि वो कैंसर है कि नहीं। तो आपका जो क्वेश्चन है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द स्टेज। तो आप स्टेज के हिसाब से, आपके 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। अर्ली, अगर आप उसको डिवाइड करें अर्ली स्टेज और लेट स्टेज में, अर्ली स्टेज में हाई ऑर्किडेक्टमी, एक जो पूरा अंडकोश को निकालना, और रेडिकल ऑर्किडेक्टमी काफ़ी होता है अर्ली स्टेज में। और जो लेट, जो थोड़ा सा एडवांस होता है, जब लिम्फ नोड्स हो जाते हैं एब्डोमेन में, चेस्ट में, तो उसमें कीमोथेरेपी भी होता है। कुछ कंडीशंस में, कुछ ट्यूमर्स में रेडिएशन थेरेपी का भी रोल है इसमें। क्योंकि टेस्टिस से ही स्पर्म्स बनते हैं, तो टेस्टिस निकालने से स्पर्म काउंट तो कम होता है, तो फर्टिलिटी पे डेफिनेटली असर पड़ेगा। और इसके बाद में क्योंकि हम कीमोथेरेपी भी देते हैं, तो कीमोथेरेपी से भी स्पर्म काउंट कम होता है, तो फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग ऐसे पेशेंट्स को पहले ही एडवाइस करते हैं कि वो किसी भी फर्टिलिटी क्लिनिक में जाके अपना स्पर्म बैंक में जाके स्पर्म अपना प्रिजर्व कर सकते हैं। और उसमें जब कभी कभी हम टेस्टिकुलर टिश्यू भी थोड़ा सा प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि बाद में हम लोग उसका यूज़ कर पाएँ। तो फर्टिलिटी इफेक्ट होगा, मगर इसके बारे में इसको पहले से प्रिजर्व करके वो फर्टिलिटी आप बरकरार कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई दूसरे कैंसर में भी होता है, वैसे भी टेस्टिकुलर ट्यूमर में रेकरेंस के चांसेस रहते हैं। तो ऑपरेशन के बाद, ट्रीटमेंट के बाद, कीमोथेरेपी के बाद टेस्टिकुलर ट्यूमर 95 to 100% क्योरेबल है, मगर उसके बाद भी रेकरेंस आने के चांसेस रहते हैं। तो आपको अगेन सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, रेगुलर चेकअप्स करना है, अल्ट्रासाउंड करना है, CT स्कैन करना है, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलते रहना है। और मैं ये इस टॉक में ये भी बोलना चाहता हूँ कि एक टेस्टिकुलर ट्यूमर ऐसा विषय है कि थोड़े से जो हमारे यंग लड़के होते हैं वो थोड़े से शाई रहते हैं, कि उनको गांठ भी आता है या वो बताते नहीं, क्योंकि उनको शाइनेस में, तो इसमें वो बढ़ जाता है, ट्यूमर काफ़ी बढ़ जाता है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना जो है वो शाइनेस नहीं करें, शाई नहीं होएं, और इसको आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये 100%, 95 to 100% क्योरेबल ट्यूमर है, जो कि हम दूसरे कैंसर के बारे में नहीं बोल सकते।